Dear student, today we will study capacitance of parallel plate capacitor. हिंदी में इसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कहेंगे या हम समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता भी कह सकते हैं। तो कहीं कहीं किताब में समांतर पट्ट संधारित्र लिखा रहेगा, तो दोनों बातें एक ही हुई। तो अभी तक इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एक कैपेसिटर अर्थात संधारित्र की धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और संधारित्र को बनाने के लिए हमने पूरा प्रोसीजर देखा। अब हम इस संधारित्र की धारिता के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कैपेसिटर बनाने के लिए दो प्लेट हमको चाहिए होती है, और ये एक दूसरे से पैरेलल रखनी होती है। तो हम दो प्लेट ले लिए और ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल रखी गई। पहली प्लेट को हमने सोर्स से जोड़ रखा है, दूसरी प्लेट को हम ग्राउंड से जोड़ देंगे। ये हमारा ग्राउंड हो गया। इसको हमने सोर्स से जोड़ रखा है। हम इसी से चार्ज देना स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज देंगे तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक समान रूप से वितरित होगा, और इंडक्शन के कारण सेकेंड प्लेट के इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन ग्राउंड से आने वाले सभी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हमने दोनों प्लेट का नाम रख दिया। इस प्लेट का नाम रखा x, इसका y। लैंग्वेज में जो प्रोसेस में हम करते जाते हैं वही बातें लिखते हैं। तो ये इतनी बात हो गई। अब हमारा नॉलेज क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव टू निगेटिव। यहां अब ये चार्ज यहां पर जो होंगे, इसके कारण ये पैरेलल लाइनें नहीं बनेगी। जो इलेक्ट्रिकल लाइन बन रही है कर्व लाइन बनेगी इस तरीके से, और ये पॉजिटिव प्लेट से निकल रही है, निगेटिव प्लेट में इंटर कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया। ये हमारा हो गया फिगर। अब हमको इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, यानी इसकी धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए हम अभी तक फार्मूला पढ़े हैं, C होता है Q/V, यानी हमें दिए गए चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए और इसका पोटेंशियल पता होनी चाहिए। तो दोनों के रेशियो से इसका हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो आगे अब हमने इसके पहले
चार्ज कभी जीरो नहीं होता। क्यों जीरो नहीं होता? भले ही हमने इस पर रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इधर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम हमने दिखाया है, लेकिन इस प्लेट को हम सोर्स से जोड़ रखे हैं, इसको अभी भी हम चार्ज दिए जा रहे हैं। ड्यू टू इंडक्शन इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, यानी इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की संख्या फिक्स थी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी ये नेगेटिव चार्ज का जो नंबर है वो कम होगा इससे, जो कि इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, हम इसको दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सदैव इसका चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए कैपेसिटर का भी नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। अब क्यों हम मान लेते हैं कि हमने इसको टोटल क्यू चार्ज दिया, इसका एरिया ए, प्लेट का सरफेस एरिया ए है, तो हमने क्यू चार्ज दिया इसको फुल। अब इसका क्यू चार्ज देने पर पोटेंशियल इसका कितना बढ़ा अगर हमको मिल जाए तो हम इसका कैपेसिटेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारा नॉलेज क्या कहता है कि दो पैरेलल प्लेट हो, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो लिखा जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही होता है। अब हम इसके बीच में एक ऐसा मीडियम ले रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, यानी ना तो फ्री स्पेस है ना एयर है, एक ऐसा मीडियम है जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है 1 से ज्यादा, तो यहां पर ये हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच रिलेशन जानते हैं। वी नो दैट होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू पोटेंशियल अपान जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस हमने यहां d लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ED इज इक्वल टू V। अब यहां पर E की वैल्यू लिखेंगे, इंप्लाइज दैट V इक्वल टू E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा D अपान के एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा हमने टोटल चार्ज इसको दिया है Q, इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है A, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज अपान एरिया। यहां से सिग्मा की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, ये हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा V इक्वल टू सिग्मा के स्थान पर Q और ये हो गया D अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें Q भी पता है, यानी हमने मान रखा है कि हमने टोटल Q चार्ज इसको दिया है सोर्स प्लेट को, और उसके कारण जो इसका पोटेंशियल है ये भी हमको मिल गया, तो हम अब कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपान V। Q V की वैल्यू वहां से यहां पुट करेंगे तो Q है, D है अपान के ए एप्सिलॉन नॉट है, यहां से Q डिनोमिनेटर पर है, ये न्यूमरेटर पर है, कैंसिल हो गया, के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू आया के ए एप्सिलॉन नॉट अपान D, और इसकी यूनिट होती
है फैरड। ये अब यहां से ये एक्सप्रेशन शो क्या कर रहा है, इसकी चर्चा हम पीछे कर भी चुके हैं। यहाँ पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। A इस सरफेस एरिया को हमने रिप्रेजेंट किया है प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो चाहे जो भी मीडियम हो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। D प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन शो कर रहा है C एप्सिलॉन नॉट को हटा दें बराबर हटा दें, यानी कांस्टेंट हटा दें बराबर हटा दें, तो ये एक्सप्रेशन तीन भागों में बंट जाएगा। पहला है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी जितना इसका सरफेस एरिया हम ज्यादा कंसीडर करेंगे कैपेसिटर की प्लेट का, उतना ही इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। दूसरी चीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अलग अलग मीडियम के लिए जैसे हमने बीच में पेपर रखा है, तो पेपर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा। कोई अन्य मटेरियल रखा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उसके लिए K की वैल्यू अलग होगी, ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तीसरा हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, अर्थात जितना प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतना ही इसका कैपेसिटेंस कम होगा। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। और हमने बताया था कि एक कैपेसिटर बनाने के लिए, तो हमने बताया था कि दो कंडक्टर प्लेट अगर हम लें, ये एक प्लेट हमने माना, ये दूसरी प्लेट माना। पहली प्लेट को हमने कंडक्टर वायर से जोड़ दिया, हमने ऐसे रखा, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा। अब ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर रखा, तो पहले और दूसरे प्लेट के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। एरिया अगर इसकी ब्रेड्थ कम है, लेंथ ज़्यादा है, तब भी एरिया ज़्यादा बनेगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम बीच में रख रहे हैं उसका अगर उसकी K की वैल्यू ज़्यादा है तब इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। हमने दोनों प्लेटों को कंडक्टर वायर से जोड़ करके अब इसको रोल कर दिया, रोल करके फिर से हमने एक बॉक्स में पैक किया, वायर निकाला, सील कर दिया, ये हमारा कैपेसिटर बन गया। अब यहाँ पर ये इतनी बात है जो हमको लिखना है। हम आगे देखते हैं। हमने लैंग्वेज पूरी लिख दी है। एक बार हम हिंदी में प्रोसीड कर दे रहे हैं, एक बार अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में प्रोसीड कर दे रहे हैं, जिससे अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए लिखने में आसानी हो। तो let us suppose that two conductor plate X and Y having area A placed at distance small t according to the figure. If plus Q charge is given to X plate, then due to induction negative charge developed at inner surface of Y plate. इसके अलावा जो कहानी है, जो आउटसाइड पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो ग्राउंड से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमने बताया। तो बहुत कहानी नहीं लिखना है, सारी बात समझना है। अगर आप समझ रहे हैं तो कम शब्दों में पूरी बात कह दें, फिगर करेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मिडिल ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन प्लेट। प्लेटों के बीच जो मीडियम है उसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, देन E इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इफ B इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, देन प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर B हो तो E इक्वल टू D upon D implies that B इक्वल टू ED from equation first. Putting this the value of E in above equation, B इक्वल टू Q upon Q D upon K epsilon naught. We know that capacitance will be equal to Q upon B. Putting the value of B in above equation, then we get C इक्वल टू Q upon QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया,
के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फैराड। फ्रॉम अबव हमको क्या क्या मिल रहा है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो ये सारी बातें इसके पहले भी हमने चर्चा कर रखी है। अब हिंदी मीडियम के लिए माना दो चालक प्लेटें हैं एक्स वाई जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, दोनों समांतर एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी गई हैं। पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ा गया है, दूसरी प्लेट को ग्राउंड से जोड़ा गया है। जब पहली प्लेट को स्रोत द्वारा हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट के आंतरिक सरफेस पर माइनस यानी ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, ये लाइन जहां के परावैद्युतांक है, इसका प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है। हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q अपान a, तब वैद्युत क्षेत्र E बराबर q अपान k a एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब विभवांतर V वैद्युत क्षेत्र तथा उसके बीच की दूरी पर संबंध E बराबर B अपान D होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे B बराबर ED, समीकरण 1 से E का मान यहाँ रखेंगे, ये बन जाएगा। हम जानते हैं धारिता C बराबर Q अपान B, तब जो है ये हो जाएगा इतना फैराड। उपरोक्त समीकरण से ये तीनों बातें मिल रही हैं, ये इस तरीके से हम नोट करेंगे। तो ये आज का रहा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक in next video. Thank you.